हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली प्रैक्टिस सेट का आज 9वें वीडियो एपिसोड है और आपको इसमें दिल से स्वागत है। दोस्तों, इसमें कुल 60 प्रश्नों का संग्रह किया गया है और जिसका क्वेश्चन आंसर हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं इनके पहले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है कि ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। यानी कंपाइलर की सहायता से आप उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों, इसका पूर्ण रूप है एयर बोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी। AWACS का जो है प्रयोग वायुयान में करता है किसी दूसरे देश की प्रतिक्रिया पर नज़र रखने के लिए, यानी उनको कंट्रोल को सिस्टम करने के लिए किसी अन्य देशों के जो है प्रतिक्रिया पर नज़र देने के लिए ये AWACS का प्रयोग करते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस हैं माउस, फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, जबकि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। जबकि आपको पता है कि स्कैनर वो जो है इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, यानी स्कैनर इनपुट और प्रिंटर आउटपुट। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व जो है वो है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया, यानी चूना, सिलिका, लाइम, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, ये सब पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया था और इनके सदस्य में कौन नहीं थे? तो साथियों, इनके सदस्य में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। यानी ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन का सदस्य था और इस मिशन के अध्यक्षता कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। तो इनमें जो है साइमन कमीशन नहीं थे। यानी कौन नहीं है, तो ये मेरा राइट आंसर ए होगा, क्योंकि साइमन कमीशन जो है सन 1928 ईस्वी में भारत आया था। यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। वो भी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था, जबकि कैबिनेट मिशन आया था भारतीय संविधान सभा के निर्माण हेतु। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा उग्रवादियों को हतोत्साहित करने वाला कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो साथियों, उग्रवादियों को जो है यानी नक्सलियों को हतोत्साहित करने के लिए, यानी उसको जो है उग्रवादियों को कम करने के लिए ये जो है पोटा का नियुक्ति किया गया था, आतंकवाद विरोधी अधिनियम। और ये जो है पोटा ये सन 2002 में ये अधिनियम आया था आतंकवाद को, नक्सलियों को जो है घटाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सिल्वर के ये फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो साथियों, फोटोग्राफी में
फिक्सर के रूप में, यानी उनको जो है अस्थायीकरण करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। तो साथियों, रेक्टिफायर का प्रयोग जो है, या इसी को दृष्टकारी बोलते हैं, इनका प्रयोग हम जो है एसी से डीसी में करंट को जो है चेंजिंग करने के लिए करते हैं, यानी एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि इन्वर्टर का प्रयोग हम डीसी को एसी में बदलने के लिए करते हैं, यानी इन्वर्टर को डीसी से एसी और रेक्टिफायर के द्वारा एसी से डीसी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों, रतौंधी ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जो कि आँखों से संबंधित है। आँखों के लिए जो है विटामिन ए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रतौंधी और विटामिन ए के कमी के कारण ही जीरोप्थैल्मिया भी होता है। जबकि विटामिन बी1 के कारण थायमिन रोग होता है, ये बेरी रोग होता है। बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। बी1 के कमी के कारण बेरी रोग होता है। और विटामिन सी के कमी के कारण एस्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स यानी हड्डी संबंधियों रोग होती है। जबकि विटामिन डी के कमी के कारण ही वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस ये जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म से संबंधित है। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को हुआ था, जो कि सद्भावना दिवस मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर ही हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया, यानी प्रथम पराक्रम दिवस मनाया गया 2021 में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र के जन्म दिवस पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो, यानी जब हम आयात यानी इनपुट कोई भी सामान को ज़्यादा मंगाते हैं और अपने देश के प्रोडक्ट को बहुत कम मात्रा में निर्यात करते हैं, तो इन स्थिति को प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहते हैं। यानी आयात हम अधिक कर लेते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, और ये जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था, और एक लाइन से अधिक लाइन रहता था तो दायां से बायां फिर बायां से दायां में लिखा जाता था। और यह लिपि भाव चित्रात्मक था, यानी भाव से इसको परखा जाता था, यानी अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में के बीच मुख्य अंतर क्या थी? तो साथियों, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच सबसे बड़ी अंतर यही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो साथियों, ये जो है प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का दीक्षा देने वाले गुरु थे जैन गुरु भद्रबाहु। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का दीक्षा भद्रबाहु ने दिया और इनका मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पे उपवास के दौरान मृत्यु हो गया था। और इन्हीं के समय में प्रसिद्ध यात्री मेगास्थनीज आए थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राजाओं के दैवी अधिकार के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले थे गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी। यानी इन्होंने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की? तो साथियों, न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे एक सोने का जंजीर बनवाया था, जहां पे न्याय सुनाया जाता था। यानी सोने का जंजीर, ये जो है न्याय की कुर्सी के नाम से जाना जाता है जहांगीर को। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो साथियों, अंत्योदय का विचार सबसे पहले विनोबा भावे ने दिया और जयप्रकाश नारायण ने इनका समर्थन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तब किसने कहा था, नन विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोल एवर वॉल्केड ऑन द एर्थ? यानी इनके बारे में कहा था कि कोई ऐसा मानव था जो इस पृथ्वी पर अवतार लिया। विश्वास नहीं होता है कि ऐसा मानव जो है अवतार हुआ था और ये सब भविष्य में अवतार लेगा, ऐसे महापुरुष। तो इनके बारे में कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में उपस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं में सबसे पहले कौन घटित हुई थी? तो साथियों, रूसी क्रांति 1917 में घटित हुई थी और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सन 1776 में घटित हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में घटित हुई थी, जबकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 में घटित हुई थी। तो आप देख लीजिए सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1776 में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो साथियों, अस्थिर पानी में शांत जल में यदि हम मिट्टी का तेल यानी किरासन तेल डालते हैं तो मच्छर कम हो जाता है। इसका कारण यही है कि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ये मच्छर जो है पानी के अंदर डूब जाता है, जिनके लार्वा के सांस लेने में जो है बाधा डालता है, यानी इसके सांस लेने में बाधा डाल देता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है? तो साथियों, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है,
जिसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की मौसी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। शनि को पीला तारा कहा जाता है, पीला तारा शनि। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। और वर्तमान में शनि के पास ही सबसे ज़्यादा उपग्रह है और वो उपग्रह है 82 यानी 82। इसको पहले 62 उपग्रह थे, 20 नए उपग्रह का इनका खोज हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर के एक पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा। तो साथियों मैंने पिछले प्रैक्टिस शीट में भी बताया था कि अगर 1 डिग्री का अंतर होगा तो समय में 4 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि ये जो है 15 डिग्री में 1 घंटे समय घूमता है, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। ये 24 घंटे में इन्हीं को जो है हम डिवाइड करके निकालेंगे तो 15 मिनट, ये 15 डिग्री में 1 घंटा का अंतर, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है खैबर पास कहाँ स्थित है। तो साथियों खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों देखिए MS स्वामीनाथन, ये कृषि अनुसंधान, बात सही है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन, डेयरी विकास, ये भी सही है, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, तो ये भी डेयरी विकास बोर्ड संबंधित है। और होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा, ये भी सही है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। कस्तूरी रंगन, ये आर्थिक सुधार, ये गलत है, क्योंकि कस्तूरी रंजन जो है ये शिक्षा से सुधार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पारादीप और कांडला बंदरगाह स्थित है। तो साथियों पारादीप और कांडला बंदरगाह, तो आपको पता है कि भारत में 2 तरह के बंदरगाह हैं, यानी भारत के जो तट, एक पूर्वी तट होते हैं और एक पश्चिमी तट होते हैं, 2 प्रकार के तट हैं। तो पारादीप जो है ये ओडिशा में पड़ता है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कांडला ये गुजरात में स्थित है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर मेरा होगा सी, पारादीप पूर्वी तट और कांडला पश्चिमी तट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस वस्तु पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होता है। तो साथियों भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है ईंधन तेल पर खर्च होते हैं, यानी कच्चे तेल पर काफ़ी मात्रा में खर्च होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, ये मदुरई तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। झांसी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और हरिद्वार उत्तर प्रदेश, साथियों ये गलत है, क्योंकि हरिद्वार उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन नंबर सी अलवर राजस्थान बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन सी जो है गलत है, हरिद्वार उत्तराखंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इराक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पदस्थापित मुख्य हथियार निरीक्षक कौन है। ये साथियों ये गलत सवाल है, ये बहुत पुराना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हालांकि इसका ऑप्शन ए होगा, हॉब्स ब्लिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। तो साथियों कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली असेंबली भाषा वो केवल
बाइनरी संख्या होते हैं जो 0 1 के रूप में निरूपित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया? तो साथियों ये बहुत पुरानी बात है। तो भारत में जूडो खेल का आरंभ वाई चांग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला था। ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति राय का है और इन पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो साथियों मृग तृष्णा बनने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरे चमकते हैं और कांच में दरार चमकते हैं और आप सड़क पर चलते हैं तो पानी जैसा भ्रम लगता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही घटना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? तो साथियों पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो साथियों सन 1969 ईस्वी में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और जबकि 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और वर्तमान में 10 बैंकों का विलय कर दिया गया, जो कि अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ये बार बार पूछा जाता है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 35 नंबर में पंचवर्षीय योजना का आरंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो साथियों पंचवर्षीय योजना का जो है अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका स्थापना 1952 ईस्वी को हुआ था। लेकिन पंचवर्षीय योजना ये इनका जो है योजना को लागू करने का काम होता है योजना आयोग को का काम है योजना लागू करना, लेकिन अंतिम अनुमोदन उसका जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके, जिसे श्री माओ भंडार नायके कहा जाता है और ये श्रीलंका में बनी थी। मार्गरेट थैचर ये इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। जो एशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्राई किसका संक्षेपण है? तो क्राई जो है ये बच्चों के रिलीफ से संबंधित है, जिनका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड, ये डी होगा, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, यानी इनका क्राई का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 38 है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो साथियों भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण गियासउद्दीन तुगलक ने किया था सिंचाई के लिए, लेकिन सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण यानी बृहत मात्रा में फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ऑप्शन सी। सबसे पहले किया था गियासउद्दीन तुगलक, लेकिन बड़े नेटवर्क यानी बृहत मात्रा में
फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समूह है ए बी बी ओ, तो इनमें से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? दाता वैश्विक यानी सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो साथियों, ओ को जो है ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है। ओ निगेटिव को यानी निगेटिव रहेगा, ओ निगेटिव उसे, और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी ये सबका रक्त ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, यानी इनका सूत्र होता है CaO_CL या CaOCl2। इनमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो सबसे ज़्यादा उष्मांक वाला गैस हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी। मीथेन को गोबर गैस कहा जाता है, बायोगैस भी मीथेन रहता है, और ब्यूटेन प्रोपेन का उपयोग जो है ये अपना खाना बनाने में करते हैं LPG के रूप में, जबकि ब्यूटेन का प्रयोग लाइटर, सिगरेट लाइटर में भी करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो साथियों प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में असीमित है यानी बहुत संख्यक रूप में ऊर्जा का स्रोत है, तो इनका होता क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम इसमें पाया जाता है। तो ये होता है हाइड्रोजन का हीलियम में जो है संलयन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को म्यांमार के राजधानी रंगून में निर्वासित कर दिया था, जहां पे उनका मृत्यु हो गया था। और ये जो है दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, और 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो करता जो थे बहादुर शाह जफर को ही नेता के रूप में चुना गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बदले वैट आरोपित किया जाता है? तो साथियों वैट एक प्रकार का कर है, VAT, जिनका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो है संबंधित है बिक्री कर से, यानी ये जो है वैट बिक्री कर के बदले आरोपित किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है? तो साथियों पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है, और पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य के बाद जो है प्रक्षमा सेंचुरी आता है, उसके बाद अल्फा सेंचुरी आता है, यानी सबसे पहले पृथ्वी, ये पृथ्वी के बाद सूर्य, उसके बाद प्रक्षमा सेंचुरी, उसके बाद अल्फा सेंचुरी तीसरे दूरी पे आता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब वह लड़की की लंबाई खड़ी हो जाती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? तो साथियों
एक लड़की बैठी हुई अवस्था में झूला झूल रही है और वह अचानक खड़ी हो जाती है, तो पूछ रहा है इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो हमको पता है कि आवर्तकाल ये जो है लोलक की लंबाई, ये आवर्तकाल लंबाई पे ही निर्भर करती है, ना कि उनके द्रव्यमान पे। तो जब लड़की खड़े होगी तो इसका जो है आवर्तकाल यानी लंबाई घट जाएगी और ये झूलने की अवधि जो है घट जाएगी। लंबाई घटने से झूलने की अवधि घट जाएगी, यानी कम समय में ही झूलेगी और यह ज़्यादा तेज झूलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर आप बांस को बढ़ते देख सकते हैं। तो साथियों, बांस को हम जो है बढ़ते हुए ज़्यादा मात्रा में देख सकते हैं वो समुद्र तल से अत्यंत उच्च स्थान पर। समुद्र तल से अत्यंत उच्च स्थान पर हम जो है बांस को बढ़ते हुए देख सकते हैं, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। राइट्स RITES किसका संक्षेपण है। तो साथियों, राइट्स जो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए इनका फुल फॉर्म होगा। RITES यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आने वाले हैं विंडोज, यूनिक्स और MS-DOS, जबकि पेंटियस नहीं है, यानी ये जो है ऑप्शन गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन से वो कवि हैं जो राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी देने के लिए सबसे अच्छा स्रोत हैं। तो ये कवि हैं बाणभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने ही हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा जो कि हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। चलते हैं, जबकि मालती माधव भभूति ने लिखा, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा और हरिसेन जो है यह प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। ये समुद्रगुप्त के समय में रहता था। चलते हैं अगले प्रश्न में। न्यूटन किसका इकाई है। तो साथियों, न्यूटन जो है बल की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि कार्य एवं ऊर्जा का इकाई होता है जूल और त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साथियों, नील नदी मुख्य रूप से मिस्र की नदी है और यह मिस्र के राजधानी जो है खार्तूम नील नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। संसार का सबसे छोटा महासागर है। तो साथियों, संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 55 नंबर। एक शाकाहारी अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो एक शाकाहारी को जो है फास्फोरस मुख्य रूप से दूध से प्राप्त होता है, जबकि सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है और चावल में कार्बोहाइड्रेट और मछली में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन डी पाया जाता है। यह चलते हैं अगले प्रश्न में। इनमें से कौन सा सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त हैं। तो साथियों, वो कपड़ा सूती का जो है सबसे कम मात्रा में आग पकड़ने के लिए प्रवृत्त होती है, जबकि नायलॉन जो है सर्वाधिक मात्रा में आग पकड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है।
तो साथियों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह केरल के राजधानी त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुवनंतपुरम कहते हैं, वहाँ स्थित है। जबकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिनमें ग्राम पंचायत में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो साथियों वो था 73वां संविधान संशोधन सन 1992-93 को हुआ था और इनमें ये ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया। लेकिन ये पहला राज्य वो बिहार हुआ जिन्होंने ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दे दिया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। तो साथियों जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था और ये जो है NH1 और NH2 यानी NH1 दिल्ली से अमृतसर जाती है पाक के सीमा तक और NH2 दिल्ली से कोलकाता जाती है। इन्हीं दोनों को सम्मिलित करके जीटी रोड बनाया गया और इन पर कानपुर, आगरा, इलाहाबाद तीनों शहर है, जबकि लखनऊ जो है जीटी रोड पर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया। तो साथियों पेशवा में सबसे प्रसिद्ध बाजीराव प्रथम थे जिन्होंने दिल्ली पर हमला बोला था सन 1737 ईस्वी में और वहाँ के शासक मोहम्मद शाह बुरी तरह से पराजित हो गए थे। तो इन्होंने बुंदेलखंड, मालवा और गुजरात को जीता, जबकि उड़ीसा ये पूर्वी क्षेत्र में है, इन्होंने ये कभी नहीं गया। तो यानी ऑप्शन मेरा सी होगा, ये गलत है। तो ये आज का आखिरी सवाल ख़त्म हुआ। तो दोस्तों ये था मेरा प्रैक्टिस सेट 9। तो कैसा लगा आपको, आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बताएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।